हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का टर्म 2 का केमिस्ट्री का सिलेबस। तो टर्म 2 के सिलेबस के अंदर आज सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ये 4th चैप्टर है। और भाई ध्यान से देखना, इस चैप्टर से आपके जो अभी एनुअल एग्जाम आपका जो होना है, यानी कि टर्म 2 का जो मेन एग्जाम आपका है, वहां इससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो भाई ध्यान से देख लेना है पूरा का पूरा चैप्टर, और बहुत इजी चैप्टर है और आप आसानी से देखोगे तो बहुत प्यार से समझ आने वाला है। तो पूरा वीडियो जरूर देखना, और भाई आप चैनल के अंदर आ गए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो देखिए फिर, तो सबसे पहले आज जो स्टार्ट करने वाले हैं हम वो स्टार्ट करते हैं कि भाई केमिकल काइनेटिक्स आखिर बोलना किसको है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, फिर उसके बाद बात करने वाले हैं कि केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं टर्म 2 एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भाई, जो आपके लिए मार्क्स गेनिंग हो सकते हैं। तो देखेंगे, तो बात करते हैं भाई केमिकल काइनेटिक्स की। तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आपने जो पढ़ना है, तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जहां पर आप किसी भी रिएक्शन के लिए, रिएक्शन मतलब क्या भाई कि रिएक्टेंट होगा एक आपके पास, रिएक्टेंट होगा, और दूसरी बात ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा होगा। ठीक है ना भाई, तो एक रिएक्टेंट होगा और दूसरी बात क्या, इसके साथ इससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा होगा। ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए दो बातें सारों के लिए कॉमन रहेंगी कि एक रिएक्टेंट होगा वहां पर जिससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा होगा। ठीक है ना, तो अब ये रिएक्शन का रेट क्या है, तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हमने पढ़ना क्या है बेसिकली कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट मीनिंग क्या, रेट का मतलब वेलोसिटी की किस स्पीड से कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। और दूसरी बात क्या, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, इस रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे, तो कौन कौन से फैक्टर इस रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले हैं उसके अंदर जहां पर हम स्टडी करेंगे। और ये रिएक्शन जो हो रही है जिसमें हमने क्या बोला कि भाई रिएक्टेंट था, इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है इसके बारे में, यानी कि इसकी मैकेनिज्म के बारे में जहां पर हम स्टडी करने वाले हैं, तो उसी ब्रांच को हमने क्या बोल देना है भाई, केमिकल काइनेटिक्स बोलना है। ठीक है ना, तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जहां पर हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, दूसरी बात फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, एंड द थर्ड वन इज मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो इसके बारे में जहां पर हम बात करने वाले हैं उसको क्या बोलना हमने, रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस चैप्टर के पहले टॉपिक यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन पे मैं आऊं, इससे पहले मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप लोगों के सामने करके दिखाऊंगा, और आपने ध्यान से देखना है कि इसमें हो क्या रहा है, और इसी बात के ऊपर आपका पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो एक ये मैंने ग्लास ले लिया, और अब मैं क्या करता हूं कि इसमें थोड़ा सा कुछ अमाउंट में क्या कर ले रहा हूं, ये सॉल्ट है मेरे पास, तो नमक मैंने इस ग्लास में डाल दिया, दिख रहा है सारे लोगों को, तो नमक है इसके अंदर, इस ग्लास के अंदर। और दूसरी बात मैंने क्या कर दिया कि एक पानी था बॉटल में मेरे पास, तो मैं अब क्या करता हूं, इस ग्लास में जो नमक था, इस नमक के साथ इसमें पानी को मैं ऐड करने वाला हूं। ठीक है ना, तो ये देखना, एक ग्लास में नमक है और इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया भाई, पानी ऐड कर दिया। ठीक हो गया, तो यहां पर क्या हुआ होगा बेसिकली, इस ग्लास के अंदर अभी चल क्या रहा है कि जो सॉल्ट था हमारा, यानी कि जो नमक था, वो अब धीरे धीरे पानी में डिसॉल्व हो रहा है। तो स्टार्टिंग में हमारे पास भाई दो चीज थी, ध्यान से देख, तो पहली बात क्या थी, नमक था, नमक अलग था, और दूसरी बात क्या, पानी था। तो दोनों चीजें अभी अलग अलग थी, लेकिन अब धीरे धीरे इस ये ग्लास जो है, अब इसके अंदर क्या बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है जिसमें नमक और पानी दोनों मिक्स है। अब देख भाई, इसमें अभी थोड़ा सा नमक नीचे पे बचा हुआ है, और काफी अमाउंट जो नमक का है वो इस पानी के अंदर घुल गया है, मतलब पानी के साथ घुल गया है। तो अब मैं बोलूं कि अगर इसके अंदर नमक कितना है, तो नमक प्योर स्टेट में नमक कितना बचा होगा, जितना नीचे बचा हुआ है, बाकी का नमक कहां गया भाई, पानी के साथ घुल गया। और पानी कितना बचा हुआ है, पानी तो अब बचा ही नहीं, क्योंकि जितना जो ये बचा हुआ है इस ग्लास के अंदर वो नमकीन पानी है, पानी प्योर स्टेट में तो नहीं बचा ना। तो अब इस ग्लास के अंदर क्या हुआ, ग्लास के अंदर ये हुआ कि अब नमक और पानी का मिक्सचर बच गया, ना पानी प्योर स्टेट में है ना नमक प्योर स्टेट में। और कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये जो नमक बचा हुआ है ना नीचे, तो सारा का सारा नमक क्या होगा भाई, सिंपल बात है कि पानी में पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, तो पूरा का पूरा क्या बच जाएगा, नमक और पानी का एक मिक्सचर बच जाएगा, यानी कि ना नमक अलग बचा हमारे पास ना पानी अलग बचा। तो इसी के बारे में अब यहाँ पर रिएक्शन को इसी से हम एक्सप्लेन करेंगे। और देखा भाई, फिर अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो अब रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन का सिंपल मीनिंग क्या है, देख जैसे अभी हमने क्या किया, एक ग्लास लिया था, इस ग्लास में क्या डाला, नमक, सॉल्ट प्लस वाटर, तो दो चीजें डाली, तो ये स्टार्टिंग में डाली हमने इनिशियल कंडीशन में, और फाइनली जो हमको मिला, फाइनली क्या मिला हमें, सॉल्टी वाटर मिल गया। तो अब यहां पर जब देखेंगे तो यहां पर ना पानी अलग से ना नमक अलग से,
नमक और पानी यहाँ अलग अलग थे। तो वही बात किसी भी रिएक्शन के केस में होगी। तो मतलब रिएक्शन के अंदर अगर मैं एग्जांपल करके लिखूं तो कि कोई ए रिएक्टेंट है और ये किसी बी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके कोई सी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहां पर क्या होगा, ये रिएक्टेंट थे पहले प्योर स्टेट में, लेकिन अब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इन्होंने कर दिया, मतलब पहले जो रिएक्टेंट था अब क्या हो गया, प्रोडक्ट बन गया। तो अब इस रिएक्शन के अंदर भाई देख दो चीजें एक साथ हो रही हैं। दो चीजें क्या एक साथ हुई देखना, एक तो ये ए था यानी कि ये सॉल्ट था, और दूसरी बात क्या, ये वाटर था। तो दो चीजें थी, तो सॉल्ट और वाटर दो चीज था अलग अलग। तो अब ये जो वाटर था इसका अमाउंट धीरे धीरे जब ये हमने दोनों को मिलाया आपस में, तो सॉल्ट का अमाउंट भी धीरे धीरे क्या होता गया, कम होता गया, क्योंकि अब क्या बन रहा है उससे, सॉल्टी वाटर बन रहा है। और दूसरी बात क्या, जो वाटर है इसका अमाउंट भी धीरे धीरे कम होता गया, क्योंकि इससे भी क्या बन गया, सॉल्टी वाटर बन गया। तो दैट मींस क्या भाई, जो रिएक्टेंट है इसका अमाउंट किसी भी रिएक्शन के अंदर धीरे धीरे क्या होता जाता है, कम होता जाता है। और अगर स्टार्टिंग की बात करूं तो मेरे हाथ में एक नमक था ग्लास के अंदर, और दूसरे बोतल में क्या था, पानी था। तो नमक और पानी दोनों अलग अलग थे। तो स्टार्टिंग में दोनों बहुत सारा अमाउंट था हमारे पास, लेकिन सॉल्टी वाटर उस कंडीशन में कितना था, स्टार्टिंग में जीरो था, क्योंकि नमक और पानी दोनों अलग अलग रहते थे। अब अगर मैंने मिक्स कर दिया है तो फाइनल कंडीशन में जो सॉल्टी वाटर है इसका अमाउंट कितना है, मैक्सिमम 100 है। और जो रिएक्टेंट था यानी कि स्टार्टिंग में जो हमने ग्लास में डाला हुआ था उसका अमाउंट कितना बच गया, जीरो बच गया। तो भाई ये इसी को हमने रेट ऑफ रिएक्शन बोलना है। अब देख कैसे इसको रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे भाई, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत इजी बात है। तो देखना फिर, तो रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए अगर मैं देखूं रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन मैंने क्या बोला भाई, जो चेंज हो रहा होगा इनके कंसंट्रेशन में या फिर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में। तो सीधे अगर मैं बोल दूं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है या फिर द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब अगर टाइम चेंज किया, मतलब हमने मिलाया उन चीजों को, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो रिएक्टेंट थे यानी कि ये जो सॉल्ट और वाटर था ये धीरे धीरे आपस में मिक्स हो गया, क्या हो गया, सॉल्टी वाटर बना दिया। मतलब इसका कंसंट्रेशन, इसका अमाउंट जो था वो धीरे धीरे क्या होता गया, कम होता गया। और दूसरी बात क्या हुआ, ये जो प्रोडक्ट था इसका अमाउंट यानी जो सॉल्टी वाटर बन रहा था इसका अमाउंट धीरे धीरे क्या किया, इंक्रीज किया। तो चेंज हुआ दोनों के कंसंट्रेशन में, यानी कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन भी चेंज किया और दूसरी बात प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी चेंज किया। इसका मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और क्या बोल दे यहां से, प्रोडक्ट बोल दे, ठीक है ना भाई। तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो चेंज हुआ अपॉन हमने कितना टाइम लिया, टाइम टेकन। तो किसी भी रिएक्शन का रेट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। तो कितने टाइम बाद किसी भी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट का अमाउंट कितना कम हो रहा है या प्रोडक्ट का अमाउंट कितना इंक्रीज कर रहा है या इसका अमाउंट कितना डिक्रीज कर रहा है बोले, तो उसी को हमने क्या बोल देना है, रेट ऑफ रिएक्शन बोल देना है। मतलब रिएक्टेंट का अमाउंट कम होगा और प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा। तो एक फिक्स टाइम में रिएक्टेंट का कितना अमाउंट कम होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन है। या दूसरे टर्म में बोले तो किसी एक फिक्स टाइम में प्रोडक्ट का अमाउंट कितना इंक्रीज होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक हो गया। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन को यहां से मैं दूसरे टर्म्स में और क्या बोल सकता हूं, रेट इज इक्वल टू क्या, इंक्रीज हो रहा था किसके कंसंट्रेशन में, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्या, रिएक्टेंट अपॉन टाइम। तो टाइम के साथ जो, सॉरी ये प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में इंक्रीज होगा। भाई ध्यान से देखना है, देख गलतियां होती रहती है तो कमेंट सेक्शन में बताना है कि गलती कहां हुई थी, ठीक है ना। तो देखेंगे तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या कर रहा है भाई, इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ। और दूसरी बात क्या हुई, जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन क्या किया, डिक्रीज किया, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसी को हमने क्या बोलना है फिर, रेट ऑफ रिएक्शन बोल देना है। ठीक हो गया। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, तो आपने क्या बोलना है भाई, किसी भी रिएक्शन के अंदर द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन अ गिवन टाइम इज नोन एज क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। या दूसरे टर्म में बोले कि किसी टाइम में, in a time the increase in concentration of product is known as rate of reaction। और अगर reactant के टर्म में बोलते हैं तो decrease in concentration of reactant in any given time is called rate of reaction। तो इतनी बात क्लियर हुई। तो अगर आप इसको क्या करें, हम एक इक्वेशन के फॉर्म में अगर इसको दिखाने की कोशिश करें इसको, तो ऊपर वाला रिएक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो ये रिएक्टेंट, इसको मैं R मान लेता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इसको मैं मान लेता हूं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो क्या बोला हमने, रेट इज इक्वल टू, तो ये जो रिएक्टेंट है इसके कंसंट्रेशन में क्या आ रहा था भाई, चेंज आ रहा था, तो चेंज को मैं डेल्टा से दिखा देता हूं। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ये लिख सकता हूं मैं।
तो अब क्योंकि रिएक्टेंट का अमाउंट कम हो रहा है, रिएक्टेंट का अमाउंट क्या हुआ था, कम हुआ था, तो इसके आगे में क्या साइन लगा देता हूं, माइनस साइन लगा देता हूं, जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि इस रिएक्टेंट का अमाउंट जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और दूसरी बात, ये किसके इक्वल होगा, फिर जो प्रोडक्ट के अमाउंट में चेंज हो रहा होगा, यानी कि जो प्रोडक्ट का अमाउंट है इंक्रीज कर रहा होगा। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। अब प्रोडक्ट का अमाउंट क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, इसीलिए मैं इसके आगे क्या लगा दूंगा, पॉजिटिव साइन से मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है ना भाई, इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद जो अगली बात आती है, तो इतना क्लियर हो गया होगा, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। और अगर इसको प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में बोलोगे तो क्या बोलोगे, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। तो इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है ना भाई। अब इसके बाद देखेंगे, अब रेट हमको मिल गया है, तो रेट का मतलब क्या आया, फिर रेट किसको बोला हमने, कंसंट्रेशन में जो चेंज हुआ और कितना टाइम लगा। तो अब इसके बाद बात करते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी। तो अब अगली बात क्या कर रहे हैं, यूनिट फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। तो किसी रिएक्शन का जो रेट होगा उसके लिए यूनिट क्या होगी, अब इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो रेट की बात कर रहे हैं, तो रेट इक्वल टू हमने क्या बोला, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। तो क्या रेट इक्वल टू, रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो कंसंट्रेशन टर्म आपने पिछले टर्म में पढ़े हुए, टर्म 1 के एग्जाम में सॉल्यूशन जो चैप्टर था वहां पर आपने कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ा हुआ है। तो किसी भी अगर रिएक्टेंट का अगर मैं कंसंट्रेशन लूं तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है भाई, मोल लीटर इनवर्स, और टाइम की यूनिट सेकंड। तो आप इसको ऊपर कर दे भाई, तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी उसकी यूनिट भी हमको मिल गई क्या, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो अगर अब मैं क्या कर लूं, अगर किसी गैस के लिए ले लूं, फॉर गैस, तो गैस के लिए गैस का कंसंट्रेशन तो होगा नहीं, तो गैस का क्या होगा, प्रेशर होगा। तो गैस के लिए अगर रेट की बात करें, किसी गैसियस इक्वेशन के लिए अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो वो क्या होगा, प्रेशर, प्रेशर अपॉन टाइम। तो यहां से क्या लिख सकते हैं भाई, क्या लिखेगा, प्रेशर की यूनिट क्या होगी भाई, एटीएम एटमॉस्फेयर अपॉन टाइम की यूनिट सेकंड। तो यहां से ये लिख सकते हैं एटीएम सेकंड इनवर्स। तो हो जाएगा ना भाई। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट भी अब हमको मिल गई। तो अगर नॉर्मल इक्वेशन है, यानी कि लिक्विड स्टेट के लिए अगर किसी इक्वेशन की बात कर रहे हैं, या सॉलिड स्टेट के लिए किसी इक्वेशन के लिए बात कर रहे हैं, तो रेट कैलकुलेट करने के लिए क्या देखना है भाई, हमने कंसंट्रेशन अपॉन टाइम देखना है। लिक्विड स्टेट में क्या देखेंगे, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। और अगर गैसियस स्टेट की बात करेंगे तो इस कंडीशन में क्या देखना है हमने, प्रेशर अपॉन टाइम टेकन। तो यहां से हमको यूनिट मिल जाएगी। और अब ये यूनिट से आप क्या कर सकते हो, आप बता सकते हो कि इक्वेशन गैसियस टाइप की है, या फिर अगर आपको रेट दिया हुआ है किसी इक्वेशन का कि भाई ये वाली रिएक्शन जो है इतने रेट से हो रही है और यूनिट दी हुई है, तो आप बता सकते हो कि भाई इक्वेशन गैसियस इक्वेशन है या फिर लिक्विड स्टेट में किसी रिएक्शन के लिए ये रेट दिया हुआ है। ठीक है ना भाई। तो इतनी बात समझ आई, क्लियर है ना भाई इतना। अच्छा, तो भाई आज आपके रेट ऑफ रिएक्शन समझ आ गया होगा। और दूसरी बात क्या, केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, इसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन जो था वो मैंने आज आपको दे दिया। तो रेट ऑफ रिएक्शन और केमिकल काइनेटिक्स के बारे में थोड़ी बहुत बातें आपको आज पता लग गई है। अब कल आपको इससे आगे नई वीडियो में आपको इससे आगे मिलेगा। इससे आगे क्या मिलेगा आपको कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है, इसको इफेक्ट करने वाले, यानी कि इसमें चेंजेस लाने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो इनके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। ठीक हो गया। तो इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल के साथ साथ फेसबुक पेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उससे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो भाई फैला दो वीडियो और आग लगा दो। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ।